नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस दौरान पूर्व सरकारों को ऐसा महान हस्तियों को यह सम्मान न देने को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार के इस फैसले को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए जब मुझे पता चला कि भारत के 5 सपूतों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया जा रहा है तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। देश और दुनिया उन्हें बहुत अच्छे से जानती है। चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन गांव और किसानों के लिए समर्पित था। वह ईमानदारी के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि मैं चौधरी चरण सिंह के व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सका, लेकिन 1987 में जब वह राजस्थान आए तो मैं जयपुर से श्रृंगार नगर गया और उनका आशीर्वाद लिया। वे किसानों के प्रति समर्पित थे और उनका सर्वमान्य नेता थे। उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। उनका किसानों के प्रति लगाव था। उन्होंने आपातकाल के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने सिद्धांतों से कभी नहीं डिगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि भारत रत्न में उपराष्ट्रपति और एक किसान का बेटा होते हुए जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो मैंने बिना समय बर्बाद किए इसे राज्यसभा के सदस्यों के साथ साझा किया। मैं सदन में सभी वर्गों द्वारा किए गए स्वागत से अभिभूत हूँ। उन्होंने कहा कि वे किसानों से कहा करते थे कि किसान अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ साथ भारत की राजनीति की भी रीढ़ है। आज मुझे खुशी है किसान के बच्चे रोजगार के मामले में बहुत आगे हैं। गाँव में कितना बदलाव आया है। अगली खबर, प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किया गया है। अब इस मामले में ED ने समीर वानखेड़े के खिलाफ की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने NCB के 3 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रवर्तन निदेशालय के मादक पदार्थ संबंधी मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे के बरी किए जाने के लिए उनके परिवार से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के संबंध में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से दर्ज प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है। सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर काडर के भारतीय राजस्व सेना के 2008 बैच के अधिकारी वानखेड़े ने ED द्वारा किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है। दरअसल कार्डियोलॉजी क्रूज जहाज से 2 अक्टूबर 2021 को कथित रूप से मादक पदार्थ मिलने के मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में आर्यन को बरी करने के लिए रिश्वत की मांग करने के आरोप लगाए हैं। CBI ने NCB की एक शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण नियम के तहत रिश्वतखोरी से संबंधित प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120B और 388 के लिए वानखेड़े और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। NCB के 1 वर्ष बाद क्रूज पर मादक पदार्थ मिलने के मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी गई थी। अगली खबर, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि भारत 2029 में दुनिया का नंबर 1 ऑटोमोबाइल उत्पादन केंद्र और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, क्योंकि आगे चलकर सरकार का ध्यान विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क बनाने और वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ाने के साथ साथ देश में रसद लागत को कम करने का होगा। ऑटो उद्योग की क्षमता के बारे में बताते हुए गडकरी ने कहा, हमारे पास सभी उत्पाद के साथ प्रमुख उत्पादनकर्ता भी देश में मौजूद हैं। ये सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुमत की ताकत देगा। हम आत्मनिर्भर भारत होंगे और हम तीसरे सबसे बड़े उद्योग होंगे। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान भारतीय सड़क की गुणवत्ता के सुधार के साथ ही देश में लॉजिस्टिक लागत को सिंगल डिजिट में लाने के लिए वैकल्पिक ईंधन पर स्विच करने का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 के आखिर तक देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर स्विच करना होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 में आखिर तक देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क अमेरिका से सड़क नेटवर्क के बराबर पहुंच जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए कार्यों की बात करते हुए गडकरी ने आगे कहा कि उनका मंत्रालय 36 एक्सप्रेसवे बनवा रहा है, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच का सफर 2 घंटे, दिल्ली और जयपुर के बीच 2 घंटे, दिल्ली से मुंबई के बीच 12 घंटे, चेन्नई से बेंगलोर के बीच यात्रा का समय भी कम होकर 2 घंटे हो जाएगा और बेंगलुरु से मैसूर तक केवल 1 घंटे में सफ़र पूरा किया जा सकेगा, जबकि दिल्ली और चेन्नई के बीच की दूरी 320 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास AAA रिपोर्ट रेटिंग है और धन की कोई कमी नहीं है। अगली खबर, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद से ही राज्य के प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजभवन के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल से सवाल किए हैं। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा का काम भ्रम पैदा करना है, जबकि राज्यपाल का काम सरकार को सलाह देना है।
सुप्रियो ने कहा कि पुराने सरकार ने कई विधेयक पड़े हुए हैं, उसे निष्पादन करना चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और नई सरकार का दावा पेश किया, दावा पत्र तुरंत क्यों नहीं स्वीकार किया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को इस्तीफा 8:30 बजे दे दिया था, लेकिन सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ा। ऐसे में राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन था, ये बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होता। गौरतलब है कि 21 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था। इसके बाद 48 घंटे तक झारखंड में कोई सरकार नहीं थी। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार का दावा पेश किया था। इसके बाद 2 फरवरी को चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अगली खबर रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गोली चलने की खबर है। आरपीसीएफ आरक्षक दिनेश चंद की बंदूक से सारनाथ एक्सप्रेस से उतरते वक्त एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है। हादसे में आरक्षक के सीने के पर गोली लगी है, जिसके इलाज के दौरान रामकृष्ण के अस्पताल में मौत हो गई। वहीं हादसे में एक यात्री और घायल हुआ है, जिसके पेट में गोली लगी है। घायल यात्री मोहम्मद दानिश को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार घायल नौजराबाद उमरिया मध्य प्रदेश का रहने वाला है। यात्री मोहम्मद दानिश पिता इख्तियार आलम इलाज अस्पताल में जारी है, जबकि मृत जवान दिनेश चंद्र के पिता मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। ये घटना शनिवार की सुबह 6 बजे की है। दरअसल गाड़ी नंबर 1559 उल्लासनगर से रायपुर तक सारनाथ एक्सप्रेस में आरपीएसएफ के जवानों द्वारा ड्यूटी के दौरान जांच की जा रही थी। इस दौरान ट्रेन रायपुर पहुंची। यहां के प्लेटफॉर्म पर एक आरसीएफ का कांस्टेबल दिनेश चंद्र ट्रेन के S2 कोच से उतरने लगा। ट्रेन के कोच से उतरने के दौरान ही उसकी बंदूक से एक्सीडेंटल फायरिंग हो गई। इस एक्सीडेंटल फायरिंग में दिनेश चंद के सीने में गोली लगी। वहीं कोच के ऊपर बर्थ में यात्री मोहम्मद दानिश इख्तियार आलम सोया था, उसको भी गोली लगी है। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र में चलती ट्रेन में आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह ने अपने वरिष्ठ सहकर्मी और 3 यात्रियों की हत्या कर दी थी। चेतन सिंह के वरिष्ठ सहकर्मी और तीनों यात्रियों को गोली मारी थी। आखिरी खबर, देश के रिटायरमेंट फंड निकाय ईपीएफओ ने शनिवार को साल 2023-24 के ब्याज दर तय कर दी है। ये ब्याज दर 8.25% रहेगी और ये बीते 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि फंड सरकार ने 2022-23 के लिए ब्याज दर 8.15% तय की थी। वहीं 2021-22 के लिए 8.10% थी। मार्च 2022 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2021-22 के लिए ब्याज दर को बीते 4 दशकों के मुकाबले कम करते हुए 8.1% पर कर दिया था। यह 1987-88 के बाद सबसे कम था। ईपीएफओ के फैसले ने लेने वाली एक निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने शनिवार को हुई बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि के लिए 2023-24 के ब्याज दर 8.25% करने का फैसला किया है। सीबीटी ने मार्च 2021 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.5% तय की थी। जनवरी में ईपीएफओ ने आधार कार्ड को जन्म तिथि के लिए स्वीकार दस्तावेज मानने से इनकार कर दिया था। कर्मचारी भविष्य निधि 20 या अधिक कर्मचारी वाले संगठनों के वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य योगदान है। इसके तहत कर्मचारी के वेतन मासिक आधार पर 12% हिस्सा ईपीएफ खाते में डाला जाता है और उतना ही योगदान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। नियोक्ता के हिस्से में 3.67% हिस्सा ईपीएफ के खाते में और बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।